नमस्कार छात्रों, फिर से हम हिंदी 9वीं कक्षा का इस भाग में आज तो हम फिर से लेसन नंबर 6 है, चेहरा पूंजी से आया हूँ। ये चेहरा पूंजी से आया हूँ इस पाठ का लेखक प्रदीप पंत। ये प्रदीप पंत के द्वारा और चेहरा पूंजी से आए हूँ इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर पाठ में क्या है वही समझने के ही पहले हम प्रदीप पंत के बारे में या लेखक के बारे में विचार करेंगे। बाद में वो पाठ का जो सारांश क्या है वो सारांश के बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। पंत जी की अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी का कितना उपन्यास? 6 उपन्यास प्रकाशित हो गई है। और पंत जी का कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन। पंत जी ने कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन है। यही संकलन न्याय ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು। कन्नड़ में क्या है? न्याय ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು। यही टाइटल है, शीर्षक से प्रकाशित है। यही शीर्षक से वो प्रकाशित हो गई है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरण के 4 संकलन है। लेकिन पंत जी का प्रदीप पंत जी का यहाँ पर देश विदेश के यात्रा, देश और विदेश में प्रदीप पंत जी ने यात्रा की गई है। वो यात्रा के बारे में उन्होंने 4 संकलित भाग में लिखी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। इन्होंने आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। वो नेहरू के बारे में डॉक्टर प्रदीप पंत जी ने बहुत ही उत्कृष्ट रूप से लेखन लिखा है। ये लेखन लिखने के लिए उनको एक पुरस्कार प्राप्त हो गई है। वो पुरस्कार का नाम क्या है? जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन। जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यही पुरस्कार प्रदीप पंत जी को मिला। क्यों? यहाँ पर प्रदीप पंत जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उत्कृष्ट लेखन के लिए और यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश भी हिंदी संस्थान है, वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार, प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है। प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार हिंदी अकादमी से या हिंदी संस्थान के यहाँ पर से मिली है। और जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, नाम क्या है? यूरोप भ्रमण पुरस्कार। यहाँ तक यूरोप भ्रमण पुरस्कार जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन यही
लिखने का जो पुस्तक का नाम है, वो पुस्तक लिखने के बाद यहाँ पर यूरोप भ्रमण पुरस्कार प्राप्त हो गई है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार प्राप्त हो गई है। हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य कृतियां पुरस्कार प्राप्त है, लेकिन हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान की प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप पंत जी को साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त हो गई है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए, ये लेखन किस तरह है, व्यंग्य लेखन है, बहुत ही उत्कृष्ट है। वो उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन और नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुई है। जिस तरह यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप पंत जी का संक्षिप्त परिचय के बारे में विचार की गई है, लेकिन चेरापूंजी से आया हूँ। यही पाठ आप पढ़ने के लिए क्या लाभ है, यह पाठ का आशय क्या है, उसके बारे में आज विचार करेंगे। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन यात्रा से क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, जिस तरह आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं। लेकिन यहाँ पर यात्रा से प्रादेशिक जो ज्ञान है, वो प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लोगों के रहन सहन, प्रकृति का, दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। लेकिन वो गांव में लोग किस तरह है, उनका रहन सहन का, वहां पर प्रकृति दृश्यों का और इसके साथ प्रकृति सौंदर्य को जो चित्रण प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। घर में ही बैठकर यहाँ पर यूरोप में रहने वाले सभी व्यक्तियों का रहन सहन इस तरह है, वहां पर प्रकृति का दृश्य इस तरह है, वहां पर प्रकृति का सौंदर्य इस तरह है, जो कल्पना करे तो वही कल्पना अच्छा न हो सकता है। इसके लिए देश विदेश में लोगों का जो रहन सहन के बारे में, वहां पर प्रकृति दृश्य के बारे में, वहां से प्रकृति सौंदर्य के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए आप ही यात्रा करना आवश्यक है। इस पाठ द्वारा छात्रा चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के लिए चेरापूंजी में लोग किस तरह है, चेरापूंजी में देखने के लिए क्या मिलता है, चेरापूंजी का वातावरण और चेरापूंजी का दृश्य, वहां प्रकृति का दृश्य, प्रकृति का सौंदर्य, सभी तरह से चेरापूंजी का जो विशिष्ट रूप क्या है, वो विशिष्ट रूपों को यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको मिलता है। इसके लिए चेरापूंजी का महत्व के बारे में यहाँ पर इस पाठ में हम दिखाई जा सकता है। मेघालय यानी बादलों का घर, मेघालय कहे तो वो मेघालय बादलों का घर, बादलों का घर, बादल यही शब्द आ जा सकता है। बादल, बादल शब्द इन कन्नड़ में मोड़, बादल, बादल आती है जो कन्नड़ में शब्द क्या है, मोड़। लेकिन आकाश में या गगन में बादल रहती है, बादल होने के साथ वहां पर वर्षा आती है। लेकिन इस तरह हम यहाँ पर मेघालय
किसका घर है? बादलों का घर है। और मेघालय की राजधानी शिलंग। मेघालय की राजधानी शिलंग। मेघालय का राजधानी कौन है, क्या है? यहाँ पर मेघालय का राजधानी पूछने तो मेघालय का राजधानी डैश डैश है। मेघालय का राजधानी शिलंग है। मेघालय किस तरह है? बादलों का घर है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर। लेकिन मेघालय एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। वहां पर देखने के लिए पहाड़ या पर्वत मिलता है। इसके लिए मेघालय बादलों का घर है। मेघालय का राजधानी शिलंग है। लेकिन मेघालय हरा भरा पर्वतीय प्रदेश है, जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहती है। लेकिन गगन में हर वक्त वहां पर जो बादल है वो उड़ते हैं और गिर जाती है। इस तरह जो काम बादलों का वहां पर चले ही रहता है। एक दिन भी न छूटते हैं। रोज क्या होती है मेघालय में, जो बादल उमड़ते हैं और घुमड़ते रहती है। बादल उड़ते हैं, बाद बरसात आती है। बरसात आने के बाद फिर से बादल उड़ता है, फिर से बरसात आ जा सकता है। जिस तरह वातावरण यही चेरापूंजी या मेघालय में ही चलता ही रहता है। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। लेकिन मेघालय किस तरह है? बहुत ही बड़ा है। इसके साथ बहुत ही स्वच्छ है। इसके साथ सुंदर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत है, वो उत्तर भारत में कहाँ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इस तरह यहाँ पर मेघालय है। ऐसा हरितमा भी शायद ही की देखने के मिले। शिलंग में चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। लेकिन इसके बीच में जो यहाँ पर चेरापूंजी आती है, लेकिन वो चेरापूंजी यहाँ से शिलंग से, यह राजधानी है मेघालय, वो मेघालय का राजधानी शिलंग है। लेकिन शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ता है। लेकिन दोनों ओर क्या है? पहाड़ है या पर्वत है। वो पर्वत के ही बीच में चेरापूंजी को जाने के लिए वहां पर रास्ता मिलता है। यह ऊंचा नीचा सर्प का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता सीधा नहीं है। लेकिन पर्वत में रहने के लिए वो रास्ता टेढ़ी मेढ़ी होती है और ऊंचा नीचा सर्पाकार। सर्पा किस तरह जाता है, लेकिन सर्प स्ट्रेट नहीं हो जाता है। सर्प किस तरह जाता है? इस तरह वो सर्प जाता है ना, उसी तरह वहां पर रास्ता है। लेकिन वह रास्ता डायरेक्ट या स्ट्रेट वो चेरापूंजी जाने के लिए नहीं है। क्यों? वहां पर जो पर्वतीय प्रदेश है ना, इसके लिए उस तरह रास्ता वहां पर निर्माण किया गया है। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ने हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदी। लेकिन वहां पर जो बादल बरसात एक साथ कंटिन्यू रहता है, बादल का आकाश में या गगन में रहता है। लेकिन इससे जाने तो समय में, चेरापूंजी को जाने हुए समय में या रास्ते पर हुई दिखाई पड़ते हैं बादल। लेकिन गगन में बादल आपको देखने के लिए मिलता है। बहती है सुहानी हवा। लेकिन वहां पर हवा किस तरह है, एयर किस तरह है? लेकिन वो एयर बहती है सुहानी कहे तो बहुत ही सुगंध। यहाँ हवा है, वो हवा बहुत ही सुहानी के रूप में वहां पर मिलता है।
और कभी कभी हो जाती है बूंदा बांदी, लेकिन कभी कभी समय में वहां पर बूंदा बांदी या बरसात भी आ जा सकता है। इस तरह जो चेरापूंजी का वातावरण यहाँ पर आपको देखने के समय में मिल सकता है, लेकिन आगे क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।